अगेन टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी, कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आखिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती क्या है, उनका इतिहास क्या है, और फिर हमने ये भी जाना था कि इन्वेस्टमेंट बैंक हम लोगों की कमर्शियल बैंक से कैसे अलग होती है। तो चलो गाइस, अब हम बात करते हैं पॉपुलर इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में। तो गाइस, आपको पता ही है पॉपुलर इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर सबसे पहले हमारा जेपी मॉर्गन आता है, गोल्डमैन सैच आता है, बार्कलेज आता है। तो चलो गाइस, आपके लिए क्वेश्चन है, आप मेरे को बताइए सबसे पुराना इन्वेस्टमेंट बैंक कौन सा है। अगर आप जानते हो तो मुझे अभी के अभी कमेंट करो, नहीं जानते हो तो गूगल पे सर्च करो और इधर कमेंट करो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में कि यार इन्वेस्टमेंट बैंक्स किस किस टाइप की होती हैं। सबसे पहले एक होते हैं हमारे बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक्स। यार जो भी तुमने बड़े बड़े नाम अभी तक सुने हैं ना, जेपी मॉर्गन, बार्कलेज, गोल्डमैन सैच या फिर क्रेडिट सूस, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब आपकी बिग बल्ज आईबीज होती हैं। पर इनको बल्ज ब्रैकेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार इनकी ना ग्लोबल प्रेजेंस होती है, ये सिर्फ एक ही कंट्री में लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में होती हैं, इसलिए इनको हम लोग बल्ज ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी मिड साइज और फिर नेक्स्ट होती है आपकी बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो हम लोग मिड साइज के बारे में आराम से बात करते हैं, पहले मैं बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में आपसे बात करूंगी। बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स ना लोकल होती है, कहने का मतलब वो स्पेसिफिक किसी एक जगह पे ही लोकेटेड होती है, उनकी ग्लोबल प्रेजेंस नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है फर्स्टली, और वो स्पेसिफिक सर्विस ही देती हैं। कहने का मतलब वो सारी टाइप की सर्विसेज नहीं देती हैं, ठीक है, वो स्पेसिफिक ही सर्विस देती हैं। अब आप बोलोगे कि आप बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक स्पेसिफिक सर्विस कैसे दे पा रही हैं? इसका मेन रीजन कैसे होता है, जैसे मान लो आप बार्कलेज के अंदर वर्क करते हो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, आपके भी और भी सारे कलीग्स होंगे जो उधर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होंगे जो सेम फील्ड में वर्क कर रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज उस वाली पर्टिकुलर फील्ड में बन चुकी है, लाइक से मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंदर, ठीक है। तो अब वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा एडवाइजर्स और जो भी काम करना होता है वो सीख चुके हैं। अब वो 5-10 ईयर्स के बाद क्या सोचते हैं कि यार अब हो गया, बहुत हो गया जॉब, अब हम अपना खुद का कुछ शुरू करेंगे। ऐसे नॉर्मली शुरू होते हैं बुटीक फर्म्स। तो बुटीक फर्म्स एक छोटे लेवल पे रहते हैं, स्पेसिफिक सर्विसेज देते हैं और ये लोकल या रीजनल होते हैं। बुटीक फर्म्स के अंदर ना एलाइट बुटीक्स भी आते हैं। अब आप सोच रहे हो यार इसमें ऐसा क्या है जो इसको इलाइट बोल के स्पेसिफिक मेंशन किया है। यार इसके ना जो साइजेस होते हैं इलाइट वाले बुटीक फर्म्स के, वो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, कभी कभी तो वो बिग आईबीज के अकॉर्डिंग के लेवल के डील साइजेस होते हैं, तो इसीलिए हम उनको इलाइट सर्विसेज बोलते हैं। बुटीक बैंक का एग्जांपल है लजार्ड। आपने लजार्ड के बारे में जरूर सुना होगा। जो भी बल्ज ब्रैकेट और हम लोगों के बुटीक फर्म के बीच वाला होता है उसको ही हम लोग मिड साइज बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली इनकी डील साइज हो गया, इनकी कैपेसिटी हो गया, या फिर इन लोगों का फर्म साइज हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वो सब इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। और इनका एग्जांपल हो गया कोविन ग्रुप। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अमेरिका को पावर हाउस ऑफ फाइनेंस बोला जाता है। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि यार जो ये सबसे बड़े कंपनीज होते हैं ना, जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैच हो गया, बोफा सिक्योरिटीज हो गए, मॉर्गन स्टैनले हो गया, ये 4 बड़े बड़े कंपनीज तो पूरी आपके अमेरिका में ही हैं। उसके बाद आती है आपकी बार्कलेज जो कि एक ब्रिटिश बैंक है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पावर हाउस ऑफ फाइनेंस को नॉर्मली अमेरिका बोल देते हैं, दैट इज द मेन रीजन। और ये सब आपको वर्कशीट में मिल जाएंगी। तो आज हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के क्या क्या रोल होते हैं। तो गाइज चलो सबसे पहले जानते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के रोल्स क्या होते हैं। सो गाइज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ना हम लोगों का एक सेल साइड की तरह बिहेव करता है और एक बाय साइड की तरह बिहेव करता है। तो गाइज, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, सेल और बाय, जहाँ पे आप कुछ ना कोई चीज को बेच रहे हो तो वो सेल साइड के अंदर आ जाता है। लेट्स से हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक क्या सेल कर सकती है? ऑब्वियसली सिक्योरिटीज, जो कि हम लोगों का इन्वेस्टर देता है। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टर को पैसे रेज करने हैं थ्रू शेयर्स, ठीक है, वो चाहता है कि पब्लिक उसके कंपनी में शेयर्स खरीदे, तो हम लोगों की इन्वेस्टमेंट बैंक शेयर्स इशू करेगी जनरल पब्लिक को, राइट। उस वाली चीज में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक काम में आता है। सिमिलरली बाय साइड, जहां पे हो सकता है कि एक कंपनी को दूसरी वाली कंपनी के साथ मर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ये वाली कंपनी लेने से आपकी सिनर्जीज मैच होंगी, उसका वैल्यूएशन करना। तो गाइस, अंडर सेल साइड हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बैंक क्या काम करता है? वो बिडर्स को फाइंड करता है, जो हम लोगों का बायर है उनकी क्वायरीज क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में आंसर क्या करना है, उसके बारे में प्रिपरेशन करता है, वैल्यूएशन करता है, और मिनिमम बिडिंग प्राइस क्या होता है उसके बारे में बात करता है,
और पूरा का पूरा जो भी सेल का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करता है। तो देखो यार, सीधी बात, ये सब जो भी मैंने पॉइंट्स बताया आपको, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक कंपनी आती है हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक के पास। ठीक है, हम उसको कंपनी ए बोलते हैं। कंपनी ए आई बोला कि यार अब ना मेरे को मेरे कंपनी में शेयर्स और इशू करने हैं। ठीक है, मैं लेट से वो वाली कंपनी फर्स्ट टाइम कर रही है, लेट से वो आईपीओ कर रही है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं उसके बारे में भी क्या होता है ये सब बाद में डिस्कस करूंगी, बट यस अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि हम लोगों की कंपनी आई ए इन्वेस्टमेंट बैंक के पास, उसने बोला कि यार यार मेरे को पैसे चाहिए, मैं अपने शेयर्स इशू करना चाहता हूँ, मैं एक पब्लिक कंपनी हूँ, तो अब मेरे को मेरे शेयर्स इशू करने हैं, तो प्लीज यार मेरी हेल्प करवा दे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक को हमारी कंपनी ने जाके बोला। अब हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक बोलती है ठीक है मैं करवा दूंगा सब कुछ। अब क्या करेगा हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक? वो सबसे पहले यार वो वाली सिक्योरिटीज जो शेयर्स है उसको खरीदने के लिए बिडर्स को लाएगा, राइट? उसको कोई तो खरीदे तो वो बिडर्स को अरेंज करेगा। अब मान लो अगर जो बिडर्स होते हैं उसको प्राइवेट प्लेसमेंट मिल गया, बहुत बड़े ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने बोला कि हाँ हम पैसा ले लेंगे, तो इसके लिए इजी हो गया ना इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए। बहुत ज्यादा जो प्रोसेस होता है प्रॉपरली इतने बड़े लेवल पे लेके जाने का, वो सब की जरूरत ही नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट में चीजें खत्म हो जाएगी, राइट? अब मान लीजिए अगर प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा? अब बहुत सारी हम लोगों की जैसे शेयर्स अगर आप इशू करने वाले हो जनरल पब्लिक को डायरेक्ट हो, तो उन लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स ये सब पब्लिश करनी पड़ेगी, उनकी क्वारीज को आंसर करने के लिए ये सब वो सब, तो उन सब चीजों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वैल्यू करना पड़ेगा, शेयर का प्राइस एग्जैक्टली किस वैल्यू पे हम लोग बेच सकते हैं, और पूरा का पूरा जो भी ये सेल तब तक नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करने का इस प्रोसेस को। सिमिलरली अब जब सेल साइड के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक ये सब चीजें कर रही है, सिमिलरली बाई साइड के लिए भी अब मान लो सेम हमारी कंपनी ए जाके बोलती है यार अब मेरे को थोड़ा अपनी फर्म को और बड़ा करना है, मेरे को अब दूसरी कंपनीज ये सब वो सब खरीदनी है, उनको एक्वायर करना है, उनके साथ मर्जर वर्जर करना है, तो आप क्या मेरे को ये हेल्प कर दोगे? तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक बोलता है हाँ भाई मैं कर दूंगा। तो इसके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है? स्ट्रैटेजिक एडवाइस देता है कि हाँ यार तू ये वाली चीज करेगा कंपनी है तो तेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसे ऐसे करेगा तो तू ग्रो करेगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजिक एडवाइस देता है। फिर वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस करता है कि यार अगर तुमको दूसरी वाली कंपनी को खरीदना है तो फिर उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, तुम्हें किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, ऐसे ऐसे एडवाइजर्स देगा। प्लस एस्टिमेट ऑफ सिनर्जीज, यार अगर तुम ये वाली कंपनी को खरीदोगे तो तुमको ये वाले चीजों में तुम्हारी कंपनी के साथ मैच हो जाएगा। जैसे हम लोगों का जैसे हीरो होंडा का मर्जर हुआ था तो उन लोगों की सिनर्जीज मैच की थी। ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट बैंक्स आप लोगों को हेल्प करता है बताने के लिए। तो इनके मेजर रोल्स दो टाइप के होते हैं, एक सेल साइड एक बाय साइड। ठीक है, अब एक ही बैंक दोनों टाइप के रोल्स प्ले कर सकती है। तो अंडर सेल साइड ना हम लोगों की जो बैंक होती है ना वो सिक्योरिटी अंडरराइटिंग, इक्विटी रिसर्च, कमर्शियल बैंकिंग, सेल्स एंड ट्रेडिंग, और बाय साइड के अंदर एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड सर्विसेज, ऐसे ऐसे टाइप की सर्विसेज ऑफर करती हैं। ठीक है, सो गाइस अभी हमने बाय साइड और सेल साइड के बारे में भी डिस्कस किया था। हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, जब मैं भी पढ़ रही थी ना मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो सीधी बात है, आप सेल से याद रखो कि आपको रेज करना है कुछ, और बाय से याद रखो आपको इन्वेस्ट करना है कुछ। ठीक है यार, आपने एक चीज सोची कि यार अगर एक ही बैंक सेल साइड वाला भी काम कर रही है, बाई साइड वाला भी काम कर रही है, ठीक है, और एक लेट से नॉर्मल सी कंपनी आके बोलती है कि यार कुछ हो गया मेरी कंपनी के अंदर, मैं अब अच्छा नहीं कर पा रहा, मेरी प्लीज किसी के साथ मर्जर करवा दो या फिर मेरे को एक्वायर करवा दो किसी एक बड़ी कंपनी के थ्रू। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक को जाके बोलती है। अब सेम सिनेरियो में एक और बड़ा सा फर्म आता है इन्वेस्टमेंट बैंक के पास, बोलता है कि यार अब हम ग्रो करना चाहते हैं, प्लीज हम लोगों को एक अच्छी सी वो दे दो, फर्म दे दो हमारे लिए, प्लीज हमको हेल्प कर दो एक अच्छा सा फर्म ढूंढवाने में जिससे हमारे साथ सिनर्जीज मैच हो जाएं, हम उनको एक्वायर करके हम लोग अपना भी बेनिफिट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, ठीक है, आप एकदम रेंटल ब्रोकर के जैसे हो, ठीक है, और एक बंदा है जिसको अपना घर रेंट पे देना है, और एक बंदा आपके पास आके बोलता है यार मेरे को रेंट पे एक घर चाहिए, भले ही घर कैसा भी हो आप ट्राई करोगे कि मैं उसे बेच ही दूं। ऐसे ही सिमिलरली अगर इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों ही काम कर रहा है तो वो अपनी कमीशन या उन सब चीजों के लिए हो सकता है कि ट्राई करेगा कि यार ये कंपनी जो हमारे पास आई
जिसने बोला कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये वो बहुत बेकार कंपनी है। जो आपके पास आई, जो ग्रो करना चाह रही हो, बहुत अच्छी कंपनी है, दोनों की सिनर्जीज या कुछ भी मैच नहीं कर रहे, लेकिन तब भी आप उसको दूसरे वाली कंपनी को लेने के लिए बोल देते हो। ओनली रीजन बीइंग, यार मेरे को तो मेरा कमीशन चाहिए, मेरे को तो मेरे पैसे मिलेंगे, ऐसा हो सकता है, राइट। इसलिए आपने ये वाली चीज देखी होगी, अगर आप एक ही कंपनी में भी काम कर रहे हो ना, तो भी उसका बाई साइड और उसका सेल साइड हमेशा अलग डिविजन्स के अंदर वर्क करता है। कहने का मतलब, जो भी बाई साइड में क्लाइंट्स है, जो भी सेल साइड के क्लाइंट्स है, दोनों को एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज में, जेपी मॉर्गन, बार्कलेज या फिर कोई भी बड़ी कंपनी हो गई, अगर आप वहां पे नोटिस करेंगे ना, वहां पे आप अपने क्लाइंट्स के बारे में ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते अपने कलीग के साथ भी, जो भी दूसरे डिपार्टमेंट से है, क्योंकि ऐसे आप लोगों का क्लैशेस हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली एक चीज है। और इसी को बचने के लिए चाइनीज वॉल बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि प्लेस किया गया है विद इन द कंपनीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो चाइनीज वॉल क्या होता है, मैं आपको स्पेसिफिकली पॉइंट्स में रीड करके बता देती हूँ। द रोल ऑफ चाइनीज वॉल इज टू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द डिफरेंट डिविजन्स, ठीक है। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इज कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल, और हम उसको ऐसे किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली इसमें क्या होता है, पीपल वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज ए दे वर्क इन सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो उन्हीं एक ही कंपनी के अंदर सेल साइड और बाई साइड एकदम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह बिहेव करने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था चाइनीज वॉल का, वो भी हमने कवर कर लिया। तो गाइस आप कमेंट कीजिएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा मर्जर आज तक कौन सा था। सो यस गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने का सपना रखता है, तो उसको ये वाली वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।